तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 में अर्थ ग्रेविटेशन के बारे में बोला गया है और हमें पता है कि अर्थ की सरफेस से बोला गया है कि अर्थ की सरफेस से जब ऊपर जाएंगे और नीचे जाएंगे कि दोनों केस में स्टेटमेंट 1 में दोनों केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होता है। तो हमें पता है कि अर्थ की सरफेस से जब हम लोग h हाइट ऊपर जाते हैं तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हम लोगों को एक फॉर्म पता होगी जिसमें अप्रोक्सीमेशन लिया था जहां पर हाइट बहुत कम होती है। तो ये आता है हमारे पास में g0 1 - 2h अपॉन r। और वैसे ही जैसे हम लोग d डेप्थ में जाते हैं तो ग्रेविटी की जो वैल्यू आती है हमारे पास में बहुत ही पास वाली पॉइंट की बात कर रहे हैं सरफेस से g0 1 - d अपॉन r होता है। तो दोनों केस में देख सकते हो जैसे तुम डेप्थ में जाओगे जैसे हाइट में जाओगे वैसे ग्रेविटी की वैल्यू कम होगी। तो यहां पर स्टेटमेंट नंबर 1 करेक्ट है, ट्रू है। ठीक है, दोनों केस में डिक्रीज हो रहा है, ऊपर जाओ या नीचे जाओ। स्टेटमेंट 2 में बोला है कि अगर तुम सरफेस से ऊपर h हाइट पे जाओ और d डेप्थ पे जाओ और h इज इक्वल टू d की बात करें, मतलब जितना हाइट पर हो उतनी ही अगर डेप्थ में हो तो दोनों जगह ग्रेविटी की वैल्यू सेम है। तो हम फॉर्मूले से देख सकते हैं अगर दोनों केस की बात करें तो यहां पर 2h अपॉन r के फैक्टर से डिक्रीज होता है और यहां पर d अपॉन r से डिक्रीज होता है। तो स्टेटमेंट नंबर 2 हमारा फॉल्स हो जाएगा, दोनों जगह सेम नहीं होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बी वाला जाएगा। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 रेक्टिलिनियर मोशन का है और बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। ग्राफ में बहुत ही ज्यादा इस पे फोकस किया जाता है जब भी पढ़ाया जाता है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में। तो यहां पर हमसे ग्राफ दिया है वीटी ग्राफ और वीटी ग्राफ में हमसे पूछा है कि डिस्टेंस ट्रेवल और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो क्या होगा। तो हम लोगों को पता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हम लोग डायरेक्ट वीटी ग्राफ को यूज कर सकते हैं। अगर वीटी ग्राफ की बात करें तो वीटी ग्राफ का एरिया हमें डिस्टेंस भी दे देता है और डिस्प्लेसमेंट भी दे देता है। तो यहां पर यह भी एक बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि अगर हम लोग वीटी ग्राफ का यहाँ 0 to 10 तक एरिया देखें तो एरिया अंडर द कर्व ये हो गया, ये शेडेड एरिया हो गया और ये शेडेड एरिया हो गया ये। तो नीचे जो बन रहा है एरिया उसको हम लोग नेगेटिव लेते हैं और ऊपर वाला जो है पॉजिटिव है। तो अगर ऊपर वाले एरिया में नीचे वाले एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा और ऊपर वाले एरिया में नीचे वाले एरिया को ऐड कर देंगे तो हमें पता है कि डिस्टेंस मिल जाता है हम लोगों को। तो डिस्टेंस हमारे पास में इस क्वेश्चन में निकल के आ जाएगा। तो यहां पर ये हो गया 8 × 2 प्लस 4 × 2। हम लोग नीचे वाले एरिया को भी ऐड कर रहे हैं तो एरिया हो जाएगा 4 × 2 और ये आ जाएगा भाई हमारे पास में 4 × 4 प्लस 4 × 4 और यहां पर आ गया हमारे पास में प्लस 4 × 2। तो टोटल एरिया आ जाएगा भाई हमारे पास में कितना आ गया 16 प्लस 16 32 और ये हो जाएगा 16 32 ये आ जाएगा भाई हमारे पास में 48 मीटर। क्लियर है। अब इसी तरीके से अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट में अगर हम लोग देखें तो ये पॉजिटिव एरिया हो गया, ये नेगेटिव एरिया हो गया। तो इन दोनों के नेगेटिव एरिया को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो अगर हम लोग यहां पर देखें तो ये कैंसिल हो जाएंगे ये तीनों और ये आ जाएगा 16 मीटर। अगर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो देखें तो ये आ जाएगा भाई हमारे पास में 3:1। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो एक आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक है। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स पर बेस्ड है, थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस पे, और ये भी एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर किसी को डायरेक्ट पता हो तो बहुत ही आसानी से कर सकता है, इसमें कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो भाई हम लोग देख लेते हैं कि इसमें बोला गया है कि एक आइसोथर्मल एक्सपेंशन में आइडियल गैस का आइसोथर्मल एक्सपेंशन करा रहे हैं। तो एक्सपेंशन में T1 T2 T3 T4 टेम्परेचर के लिए पीवी ग्राफ बताना है कि कौन सा वाला पीवी ग्राफ करेक्ट होगा। तो हमें पता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में पीवी ग्राफ जो बनता है इस रिलेशन से आ जाएगा, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट आ गया। ठीक है, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट आ गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा, इस तरह से ग्राफ बनेगा। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं B और D ऑप्शन जो है रॉन्ग हो गया।
तो यहां करेक्ट कौन सा सकता है, ए और सी। अब बात आती है कि अलग अलग टेम्परेचर पे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा। तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि टेम्परेचर बढ़ाने पर, यहां से हम लोग डेटा से भी बात कर सकते हैं। मान लो दो ग्राफ है, ये T1 हो गया और ये T2 हो गया, या फिर ये T1 हो गया और ये T2 हो गया। T1, अब इसमें ज्यादा टेम्परेचर कौन सा होगा, तो सेम वॉल्यूम के लिए अगर हम लोग बात करें, PV इज इक्वल टू nRT है, ठीक है। तो सेम वॉल्यूम के लिए बात करें, वॉल्यूम को अगर सेम करें तो जिसमें प्रेशर ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स और R तो कांस्टेंट है। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये T1 टेम्परेचर ज्यादा होगा और T2 टेम्परेचर कम होगा। और डायरेक्टली पता भी होगा कि आइसोथर्मल एक्सपेंशन में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ग्राफ आगे की तरफ शिफ्ट होता जाता है। तो हम लोग यहां से देख सकते हैं कि सी वाले ऑप्शन में टेम्परेचर T1 सबसे ज्यादा है, तो सबसे दूर वाला ग्राफ होगा T1 का, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है और किसी को अगर डायरेक्ट पता है तो उसने 5 सेकंड लगाए होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 सर्कुलर मोशन से लिया गया है और ये भी मतलब इजी टू मॉडरेट है, मतलब इसमें थोड़ी सी गलती हो सकती है, बाकी क्वेश्चन इजी है। तो इसमें बोला गया है कि एक ब्लॉक है जिसको स्प्रिंग से कनेक्ट किया गया है, ऐसे एक ब्लॉक को स्प्रिंग से कनेक्ट किया गया है और इसको ओमेगा से घुमा रहे हैं। यहां पर एंगुलर वेलोसिटी हम लोगों को दे रखी है 5 रेडियन पर सेकेंड और स्प्रिंग कांस्टेंट के मान लेते हैं। अच्छा, अगर स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ L है तो जब ये ओमेगा से घूम रहा होगा तो स्प्रिंग में इलोंगेशन हो गया होगा x, तो भाई इसकी लेंथ हो चुकी होगी L प्लस एक्स। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इस इंस्टेंट पर ये जो पार्टिकल है L प्लस एक्स रेडियस के सर्कल में घूम रहा होगा। L प्लस एक्स रेडियस के सर्कल में घूम रहा है तो इस पे हम लोग बोल सकते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो इसको बाहर खींच रहा होगा m ओमेगा स्क्वायर L प्लस एक्स से। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर खींच रहा है तो अंदर कौन रोक रहा होगा, स्प्रिंग फोर्स, और स्प्रिंग फोर्स हो गया kx। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तो kx इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर L प्लस एक्स आ जाएगा। और यहां से हम लोग जब x वाली टर्म को एक तरफ रख देते हैं तो ये आ जाएगा k माइनस m ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर L हो गया। ठीक है, हमें x और L का रेशियो चाहिए, इलोंगेशन इन स्प्रिंग, तो x अपॉन L इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर अपॉन k माइनस m ओमेगा स्क्वायर। तो हम लोगों को मास दिया हुआ है, ध्यान रखना मास ग्राम में दिया हुआ है, तो मास ग्राम में दिया हुआ है तो किलोग्राम में 0.2 kg हो जाएगा। ओमेगा 5 दिया हुआ है हम लोगों को, तो 5 का स्क्वायर अपॉन k की वैल्यू हम लोगों को 12.5 दी हुई है, माइनस 12.5, मिटा देते हैं इसको थोड़ा सा, k की वैल्यू 12.5 माइनस m ओमेगा स्क्वायर 2 इंटू 5 का स्क्वायर दिया गया है। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में आ जाता है 2/3। ठीक है, तो x और L का रेशियो यहां पर जो करेक्ट होगा वो A वाला ऑप्शन होगा 2/3। वैल्यू डाल दिए है, इसमें कैलकुलेशन वाला पार्ट है। ठीक है,